हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 9 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को यानी कि जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, खाली स्थान दिया गया है कि सदस्य को सामान्यतः हरी सवाल कहते हैं। कोशिश कीजिएगा आप 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोफाइटा के सदस्य को सामान्यतः हरी सवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ब्रायोफाइटा आपने पढ़ा होगा। देखिए, ब्रायोफाइटा जो है यह वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, ये क्लोरोफाइटा से एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि क्लोरोफाइटा में संचित भोजन प्रोटीन के चारों ओर स्टार्च से घिरी स्थान को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है पायरिनोइड। यहां मैं लिख देता हूं, उसको क्या कहा जाता है? पायरिनोइड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफाइटा में संचित भोजन प्रोटीन के चारों ओर स्टार्च से घिरी रचना को या संरचना को पायरिनोइड कहते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बेशक आपने दूसरे जगह भी सेट लगाया होगा, लेकिन यहां पर लगा के देखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ फर्क मिलेगा। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि CaSO4 इंटू 2H2O क्या है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये क्या है? जिप्सम है। जिप्सम का उपयोग जो है सीमेंट में किया जाता है। और देखिए, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 होता है, उसके बाद हाफ H2O होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क इसमें से नहीं है? तो इसमें से जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है वो ग्रेनाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये मापा जाता है एमीटर से। तो देखिए, यहाँ पर एमीटर दिया गया। विद्युत धारा का इकाई क्या है बताइए? तो एम्पियर है। क्या है फ्रेंड्स? एम्पियर है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है कठोर जल। देखिए, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। और अस्थायी कठोरता जो है, ये जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट के रूप में जो लवण घुले रहते हैं उनके कारण होती है। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो देखिए, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया जो है यह प्रकाश के द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी पावर, ठीक है, उसी के कारण। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कांच है। तो कांच जो होता है यह अति शीतित द्रव है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और शीशे का उपयोग पूछा गया है कि शीशे का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि शीशे का उपयोग प्रकाश के संचरण हेतु किया जाता है। बाकी ऑप्शन यहाँ ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अच्छा, रडार का उपयोग वायुयान में किया जाता है। सोनार का उपयोग जो है नौ संचरण में किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो विश्व की सबसे महंगी जो नवीन धातु है वो है एंडोहेड्रल फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं।
तो प्रकाश बेल्टियर सेल जो है ये सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूध का धवल रंग, दूध का सफेद रंग जो होता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैसीन के कारण होता है। ठीक है, दूध में जो पीलापन होता है, हल्का पीला रंग जो होता है हल्का दूध का, वो किसके कारण होती है? तो कैरोटीन के कारण होती है। उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैरोटीन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो कई बार मैंने कराया भी है, आपने पढ़ा भी होगा, ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है जस्ते की, इसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता? अच्छा ध्यान से सुनिएगा। देखिए पानी में एक हवा का जो बुलबुला होता है एक अवतल लेंस के रूप में कार्य करता है, और यह बुलबुला चमकता किसके कारण से है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है ये पंजाब का एक शहर है, और नांगल जो है ये उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहां पर आइए, देखिए सूची 1 में दिया गया है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो धनंजय था ये आपका कहाँ का शासक था? उसका राज्य जो था ये पूछा गया। तो ये राज्य कौस्थलपुर था। कौस्थलपुर, यहां ऐसे में लिख देता हूं कौस्थलपुर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुस्तलपुर यहाँ पर दिया गया है, तो ये 3 नंबर से मिलान हो जाएगा। उसके बाद नीलराज जो है ये आपका हो जाएगा अवमुक्त, उग्रसेन जो है ये आपका हो जाएगा पालका, और विष्णु गोपा जो है ये आपका हो जाएगा कांची। ठीक है, तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। ठीक है, तो नीचे आइए कूट में देखिए 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा, और हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। उसका देखिए, उसके बाद है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा, आईने अकबरी भी इन्होंने लिखा था, इसी का भाग है आईने अकबरी। अकबरनामा पूरा किया था। अकबरनामा मूल रूप से किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। 7 वर्षों में इन्होंने इसको पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये कहां पर उल्लेख किया गया इसका? मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण एवं दार्शनिक, ये पहला वर्ग हो गया। कृषक हो गया दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग पशुपालक एवं आखेटक हो गया। चौथा वर्ग व्यापारी मजदूर और कारीगर का हो गया। पांचवा वर्ग योद्धा और सैनिक का हो गया। छठा वर्ग निरीक्षक एवं गुप्तचर का हो गया। सातवां वर्ग मंत्री एवं परामर्शदाता का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? अच्छा, कागज का प्रयोग जो है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। 12वीं शताब्दी में भारत में इसका प्रयोग आरंभ हुआ। देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था उस समय पंजाब प्रांत में भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण को सीमित करने के उद्देश्य से 1900 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन था? तो मॉन्टेग्यू सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो ये क्या था? महात्मा गांधी ने। अच्छा, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया था। ध्यान रखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और जिसे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, फेसबुक ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में है, वहां इसे जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए ये लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। उसके बाद देखिए प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत।
28 नंबर है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपको याद है डू और डाई, ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, यमुना के तट पर है या इत्माद उद मकबरा, इत्माद उद दौला का मकबरा। देखिए इसका जो निर्माण करवाया था वो जहांगीर की जो पत्नी थी, इसमें से नूरजहां, इन्होंने करवाया था। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गियास बेग, मिर्जा गियास बेग, ठीक है, और उन्हीं को यह पदवी दी गई थी इत्माद उद दौला, और ये जहांगीर के दरबार में मंत्री थे, और ये पदवी है, इत्माद उद दौला जो था पदवी था। गियास, मिर्जा गियास बेग इनका नाम था, और ये नूरजहां के मतलब फादर थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका नूरजहां। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो आपको पता है कि सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था, तो गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर देखिए, जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपका समय मैं व्यर्थ बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय, ये याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल थे और आजादी के समय क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयास से 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय व्यापार संघ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए लॉर्ड इरविन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ था, सही है। लॉर्ड लिंलिथगो के समय शिमला वार्ता हुआ था, ये गलत है। शिमला वार्ता जो है फ्रेंड्स ये कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, 1945 में, और उस समय कौन था, लॉर्ड बेबल था, लिंलिथगो नहीं था, तो ये सुमेलित नहीं है। लिटन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया था। और देखिए लॉर्ड कर्जन जो था फ्रेंड्स, इसने तिब्बत में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन भेजा था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। फिर से सुमेलित करना है, देखिए उष्ण कटिबंधीय वन, तो ये आपका हो जाएगा साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन जो है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति ये आपका सुंदरवन हो जाएगा, और पतझड़ वन जो है ये राजस्थान हो जाएगा। तो राइट आंसर 4 2 1 3, 4 फिर 2 फिर 1 और 3, तो देखते हैं नीचे कहां पर दिया गया, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, तो कॉफी का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु जो है यह सबसे ज्यादा लौंग और इमली का उत्पादन करता है। केरल जो है सबसे ज्यादा इलायची का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र जो है ये सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करता है, सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, ये एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है। एटना जो है ये सिसिली प्रांत में है। विसुवियस जो है ये आपका इटली हो जाएगा। उसके बाद यूरिबस जो है ये आपका रॉस द्वीप हो जाएगा, और कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका मिला लेंगे हम 2 1 4 3, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, सॉरी 4, फिर हो जाएगा आपका 3, 4 3, हाँ, उसके बाद हो जाएगा आपका 4 3 1 2 1 2, राइट आंसर यहां पर मिलाएंगे 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स 38 नंबर की, वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। अब ध्यान से सुनिए, जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है ना, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है, सबसे ज्यादा वनावरण मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा प्रतिशतवार अगर वनावरण पूछा जाएगा तो मिजोरम में है। इन सबको ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर इसका पूर्वी डेक्कन हो जाएगा, ठीक है। डेक्कन जो है फ्रेंड्स आपको पता है डेक्कन का पठार, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इसका विस्तार जो है दक्कन का पठार का 8 राज्यों में है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो नाम याद रखना है आपका, कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद आपका कर्नाटक और केरल, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो ये कपास की खेती के लिए होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, देखिए औसत उत्पादन पूछा गया है।
सिर्फ उत्पादन पूछता है ना, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा तो गुजरात में होता है, औसत उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ये है डेड सी में, मृत सागर। अच्छा, मृत सागर जो है यह जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, ठीक है। यह जॉर्डन और इजराइल के बीच में जमी हुई एक नमक की झील है, जमी हुई एक नमक की झील है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे मुख्य स्रोत जो हो जाएगा ये नदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, उष्ण कटिबंधीय, एक तरफ वन का प्रकार दिया गया, दूसरी तरफ प्रदेश दिया गया। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो है ये आपका हो जाएगा शिलोंग, पठार और सह्याद्री। मॉनसून जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर, पठार और शिवालिक। शीतोष्ण जो है ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण पूर्वी और पश्चिम हिमालय, नीलगिरी हो जाएगा। और कच्छ जो है मैनग्रोव, ये पश्चिम बंगाल और तराई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 1 2 1, फिर 4 और फिर 3। तो आइए देखते हैं, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 यहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? तो ये सह्याद्री कहलाते हैं, आपको पता भी होगा पहले से। अगला प्रश्न देखिएगा कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये चावल है, ठीक है, चावल है, याद रखेंगे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना, देखिए दामोदर घाटी बहुउद्देशीय जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? अब यहाँ पर केंद्र शासित भी जोड़ लीजिएगा, यह आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह निक्षेपणीय स्रोत से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्बू बाजगो नामक बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है कहां पर है? तो यह लद्दाख में है। और यह किस नदी पर है? तो ये सिंधु नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय की व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था, पील को, PIL इसको कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शामिल किया गया था, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे, PN भगवती थे। देखिए फिर से मिलान करना है। देखिए, न्याय के पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन जो है ये बताइए। ये आपका हो जाएगा पूरा, हाँ अब पूरा आ जाएगा आपका। देखिए थोड़ा सा कट रहा है नीचे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि ये पूरा स्क्रीन पर आ जाए। हाँ, अब देखिए, न्याय के पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये हो जाएगा आपका किससे? तो 38वां संशोधन, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो था इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया कब? तो आपको पता है 44वां संविधान संशोधन। मताधिकार किया 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया था, यह आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहां आइए। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी कहा जाता है वो कहा जाता है BR मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता को। भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी ये सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? यह जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल कौन सा है बताइए? 20 और 21 है, ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और आर्टिकल 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे क्रम जो सही दिया गया है ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो मैंने बताया था ना कि राजस्थान में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो देखिए, यह परिस्थिति जो है यह युद्ध है, बाह्य आक्रमण है अथवा सशस्त्र विद्रोह है।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से देखिए पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल, बताइए, ड्यूटीज, राइट नहीं, कर्तव्य दिया गया, ठीक है, अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। भाग 4 क में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी जो है, यह भाग 5 में है। भारत के महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भाग 5 में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। आर्टिकल 76 में है भारत के महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, तो ये गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता है कि 1956 में किया गया था, ठीक है। और भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो ये अटॉर्नी जनरल है, यानी कि भारत का महान न्यायवादी है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद में शुरू होती है, और किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा में हो या चाहे राज्यसभा में हो, महाभियोग स्टार्ट किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो पहले जो था ना, ये मौलिक कर्तव्य ही हो जाएगा। देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो वर्तमान में अब 11 हो गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, बताइए, तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती थी। हालांकि ये जो एंग्लो इंडियन है, इनके आरक्षण की अवधि जनवरी 2020 में समाप्त हो गई, और केंद्र सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो ये अब खत्म हो चुकी है। भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा राइट आंसर। 65 नंबर देखिएगा कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो संघीय वित्त आयोग है किस आर्टिकल में, 280 में, ठीक है, और यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्त से, ऑप्शन नंबर बी। एनके सिंह जो है अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए, यदि भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है देश में, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है यहाँ पर देखिए सही दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, सभी पढ़ेंगे। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कौन सा है, ठीक है, तो सभी के सभी हैं, तीनों हैं, आप तीनों पढ़ लीजिएगा, तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बुलक कैपिटलिस्ट, यहाँ पर बैल पूंजीपति हिंदी में लिखा गया है, किससे कहा जाता है, तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है उनके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। चलिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फेमा, ठीक है, FEMA, ठीक है, फेमा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में यह पारित हुआ था। सन 2000 में यह आंशिक रूप से लागू किया गया था, और 2002 में इसे अंतिम रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो लाइकेन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर एक्सयूरिज लिखा गया, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ACTUARIES, ठीक है। ये संबंधित शब्द जो है यह है किससे, तो फ्रेंड्स बीमा से, ठीक है, बीमा से है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन जो है एक सुंदर उदाहरण है, तो ये सरोवरीय मैदान का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो यह समस्या है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर में TRIMS से क्या बनता है, देखिए TRIMS इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीमेंट ऑन
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक है, यहां पर इन्वेस्टमेंट है, फुल फॉर्म मैंने बताया ना आपको, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित हो जाएगा आपका यहाँ पर सक्षमता का उपागम। उसके बाद देखिएगा, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया था, जरा आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइएगा। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग के 100 तक में है यहाँ से, ठीक है, 78 से लेकर के 100 तक में है। मैं पीडीएफ आपको दे दिया हूँ टेलीग्राम पर, वहां जाइए और सॉल्व कर लीजिए।